हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम जेपीएससी यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के 2016 का जो पीटी का क्वेश्चन था, इसके हिस्ट्री के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, मेरे हाथ में क्वेश्चन पेपर है। 2016 18 दिसंबर 2016 को एग्जाम हुआ था। आइए अब हम इसके हिस्ट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, द बिगेस्ट हड़प्पन साइट इन इंडिया इज, भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है। तो भारत में जो हड़प्पा का बृहद स्थल है वो है राखी गढ़ी। और इसे भारत में नहीं, पूरे वर्ल्ड में देखिए, हड़प्पा की जो साइट है वो 3 देशों में फैली हुई है। एक तो इंडिया यानी भारत, दूसरा पाकिस्तान और तीसरा अफगानिस्तान। तो ये 3 देशों में हड़प्पा सभ्यता की जो साइट है वो फैली हुई है। तो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, तीनों देशों में अगर हम देखें तो सबसे बड़ा जो साइट है वो राखी गढ़ी ही है। सिर्फ भारत ही नहीं, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के अंदर भी सबसे बड़ी साइट जो है राखी गढ़ी है। इसमें मैं आपको एक चीज और बताता हूं। पहले मोहनजोदाड़ो जो कि काफी फेमस हड़प्पन साइट है, ये पहले सबसे बड़ा माना जाता था। लेकिन रिसेंटली जो राखी गढ़ी के अंदर 50 हेक्टेयर के कुछ बाउंड्स मिले, उसके बाद ये राखी गढ़ी जो है सबसे बड़ी साइट हो गई। तो सिर्फ भारत ही नहीं, अगर ऐसा सवाल भी आया कि बिगेस्ट हड़प्पन साइट, तो भी उसका आंसर राखी गढ़ी ही अब होगा। बिगेस्ट हड़प्पन साइट या बिगेस्ट हड़प्पन साइट इन इंडिया, तो राखी गढ़ी। अब यहां मैं आपको एक और चीज बता देता हूं। जो बड़े हड़प्पन साइट्स हैं उनके एक बार नाम बताता हूं। देखिए, जो सबसे बड़ा हड़प्पन साइट है फर्स्ट नंबर पे, ये करीब राखी गढ़ी जो है 350 हेक्टेयर में फैला हुआ है। फर्स्ट राखी गढ़ी। और राखी गढ़ी कहां पे है? तो हरियाणा, भारत में है। इसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी साइट है हड़प्पा सभ्यता की, वो है मोहनजोदारो। और मोहनजोदारो जो है पाकिस्तान में है। तीसरी हड़प्पा, तीसरी सबसे बड़ी सभ्यता है, सबसे बड़ी जो साइट है हड़प्पा सभ्यता की, वो खुद हड़प्पा ही है और ये भी पाकिस्तान में है। और चौथी जो है ये है गनवेरीवाला, ये भी पाकिस्तान में है। उसका जो 5वीं सबसे बड़ी सभ्यता है, साइट है, वो फिर है ढोलावीरा, और ढोलावीरा गुजरात में है। तो अगर सवाल ये पूछा जाए कि इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी हड़प्पा की सभ्यता कहाँ मिली, तो इंडिया की धोलावीरा में। और अगर वैसे सवाल पूछा जाए कि दूसरी सबसे बड़ी सभ्यता, तो मोहनजोदारो, और पहली सबसे बड़ी सभ्यता साइट कहां मिली, तो राखी गढ़ी। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा फ्रेंड्स। इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, द ऋग्वैदिक ट्राइबल असेंबली एसोसिएटेड विथ जुडिशियल फंक्शन वाज। ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। तो ऋग्वैदिक की एक सबसे बड़ी जनसभा जो थी, उसका हम सभा बोलते थे, और इसका आंसर भी सभा ही होगा। और सभा सिर्फ न्यायिक कार्यों अर्थात जुडिशियल फंक्शन तक लिमिटेड नहीं थी। इसमें जुडिशियल के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी इसी सभा में होते थे। एडमिनिस्ट्रेटिव, और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव ही नहीं, एंटरटेनमेंट के जैसे डांसिंग हो गए, म्यूजिक हो गए, नृत्य, संगीत, ये सब भी इस सभा से एसोसिएटेड है। इस सभा में ही ये सारी चीजें होती थी। जादू वगैरह ये सब इस सभा में होता था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है, यमका बिलोंग्स टू द बुद्धिस्ट पिताका। यमक बुद्ध पितक से संबंधित है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिविल सर्विसेज का सिविल सर्विसेज का काफी हॉट टॉपिक है। इस क्वेश्चन में ये जो टॉपिक है सिविल सर्विसेज का हॉट टॉपिक है, क्योंकि ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट से जुड़ा हुआ है। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है वो सिविल सर्विसेज में अक्सर आते रहते हैं। तो इसे मैं थोड़ा डीपली और अच्छे से समझाऊंगा, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे ना। पहले तो इसका आंसर, अगर आपको मैं पहले बता दूं, इसका आंसर होगा अभिधम पिटक्का। यमक जो था अभिधम पिटक्का का पार्ट था। अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूं। देखिए, जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है वो मेनली, देखिए, पिताका जो है तीन चीजों से मिलकर बना है। त्रिपिताका इसको बोलते हैं। इसमें एक सूत पिताका है, एक विनय पिताका है, एक अभिधम पिताका है। जो सूत पिताका है उसके अंदर ये 5 बुक्स हैं। एक अनुगुत्रा निकाय, दिग्घ निकाय, खुद्दक निकाय, मध्यम निकाय और संयुक्त निकाय। इसमें 5 इसके अंदर बुक्स हैं। तो सूत पिताका में जो भी है निकाय नाम से है। अब इसमें 2 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि अक्सर आते हैं। पहला कि एक क्वेश्चन आता है कि कौन से बुद्धिस्ट टेक्स्ट में 16 महाजनपदों का नाम है। ये बीपीएससी या जेपीएससी, यूपीपीएससी में कई बार आया हुआ है। तो जो 16 महाजनपद का लिस्ट है वो आपको मिलता है अनुगुत्र निकाय में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। अनुगुत्र निकाय जो सूत पिताका का पार्ट है, और इसके अंदर 16 महाजनपद का लिस्ट है। साथ ही जातक आपने सुना होगा। तो जातक जो है वो खुद्दका निकाय का पार्ट है। जातका या जातक बोलते हैं, ये खुद्दक निकाय का, ये खुदका निकाय का पार्ट है। इसे भी आप याद कर लेंगे। 16 महाजनपद अनुगुत्रा निकाय, जातक खुदका निकाय।
से मिला है। अब सूत पिताके के बाद आता है विनय पिताका। विनय पिताका जो है इसमें साधुओं के रहन सहन या उनके जीवन के लिए मार्गदर्शन के लिए लिखा गया है, जैसे बुक ऑफ डिसिप्लिन बोलते हैं, साधुओं को कैसे रहना है, कैसे जीवन व्यवहार करना है। तो इसके अंदर 3 बुक हैं, सुत्त, विभांग, खंडका और परिवारा। देखिए सुत्त पिताका और अभिधम पिताका सिविल सर्विसेज के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता दिया अनुगत्रा निकाय, खुद्दा का निकाय। और अभिधम पिताका जो है, अभी जो हमारा सवाल था देखिए, यमका बिलोंग्स टू द बुद्धिस्ट पिताका। यहां देखिए 7वें नंबर पे यमका है। यमका अभिधम पिताका के अंदर 7 बुक्स हैं, धम्म संगनी, धातु कथा, कथावथु, पथाना, पागला, पनुतई और विभंगा और यमका। तो ये 7 किताबें अभिधम पिताका के अंदर है। इसी के अंदर यमका है जिससे कि सवाल पूछा गया था। यहां एक और चीज मैं आपको बताता हूं जो कि सिविल सर्विस में पूछा जाता है। देखिए विनय पिताका और सूत पिताका, ये जो है सूत पिताका और विनय पिताका, ये फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में लिखे गए थे। पहला बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ था? पहला बुद्धिस्ट काउंसिल महात्मा जो बौद्ध थे, गौतम बुद्ध, उनके डेथ के बाद हुआ था। और ये हुआ था राजगृह, जिसको राजगीर बोलते हैं। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल राजगीर में हुआ था और इसके अंदर ये दोनों बुक्स कंपाइल किए गए थे, सूत पिताका और विनय पिताका। जो अभिधम पिताका है इसे थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में कंपाइल किया गया था, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, और ये हुआ था पाटलिपुत्र में। तो फर्स्ट राजगीर में, तीसरा पाटलिपुत्र में। आइए एक बार मैं आपको बाकी लिस्ट बता देता हूं कि सारे जो इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट काउंसिल हुए वो कहां कहां हुए और कब हुए। जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जिसमें मैंने आपको बताया सूत पिताका और विनय पिताका लिखा गया था, वो हुआ था राजगीर में। और इसके जो चेयरमैन थे, ये भी नाम कई बार पूछ लिया था, तो उनके चेयरमैन ये थे महाकश्यपा। और ये किनके निर्देशन में हुआ था? तो उस समय जो राजा थे मगध के, वो थे अजातशत्रु ने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कराया था। उसके बाद सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वैशाली में, और ये हुआ था सब्बाकामी, जो उसके चेयरमैन थे, और जो राजा उस समय थे वो थे काल अशोका। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ पाटलिपुत्र में, और इस समय जो चेयरमैन थे वो थे मोगलीपुत्ता तीसा, ये इसके चेयरमैन थे, और उस समय राजा थे अशोका। तो थर्ड अशोका के समय भी सवाल पूछा था कौन सा बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था? अशोका के समय थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, और इसी बुद्धिस्ट काउंसिल में अभिधम पिताका कंपाइल किया गया था। फिर चौथा जो है वो कुंदलवन में हुआ था, और इसके जो राजा थे उस समय कनिष्क थे। तो पहला 3 जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहले 3 का लोकेशन आप याद कर लीजिए, फर्स्ट राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र। किस राजा के अंदर हुआ था? अंडर में, तो अजातशत्रु के अंडर में पहला, दूसरा काल अशोका, तीसरा अशोका। फिर एक सवाल आता है अशोका के समय कौन सा बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था? तो हुआ था थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। कहां हुआ था? पाटलिपुत्र में। एक सवाल आएगा अभिधम पिताका किस बुद्धिस्ट काउंसिल में कंपाइल किया गया था? तो अभिधम पिताका थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में कंपाइल किया गया था। ये हो गया, ये आपका अभिधम पिताका थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, और सूत पिताका और विनय पिताका दोनों फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये जो चीजें मैंने आपको बताई, ये सिविल सर्विसेज के हॉट टॉपिक है, इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, याद कर लीजिएगा। अब चौथा, ये बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी द चाइनीज पिलग्रिम हु विजिटेड इंडिया इन अर्ली 6th सेंचुरी वाज। तो चीनी तीर्थयात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किया था, युआन च्वांग, सुंग यून, फाहियान, आईजिंग। तो फ्रेंड्स ये चारों नाम जो हैं ये चाइनीज पिलग्रिम्स के ही हैं। तो ये नाम अपने बस जहन में रखिएगा, दिमाग में रखिएगा कि ये सब चाइनीज पिलग्रिम्स हैं, चाइनीज तीर्थयात्री हैं जो कि भारत में कभी ना कभी आए थे। अब रहा बात इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर है सी, सुंग यून। देखिए सुंग यून जो है 518 से 522 ईस्वी में भारत में आए थे। तो यहां सवाल पूछा गया है कि 6ठी शताब्दी में भारत का दर्शन किया। यहाँ इंग्लिश में जो सवाल है अर्ली 6th सेंचुरी लिखा हुआ है, अर्ली 6th सेंचुरी मतलब 500 से 520-30 के अंदर में। तो ये सुंग यून थे। अब इनके भी मैं आपको बता देता हूं, जो फाहियान है ये बहुत फेमस तीर्थयात्री हैं, फाहियान, और ये अर्ली 5th सेंचुरी में आए थे, 5वीं सेंचुरी में, इनके पहले मतलब। उसके बाद जो युआंग च्वांग है ये 7th सेंचुरी में आए थे, और जो आई सिंह है ये 4th और 5th सेंचुरी के बीच में आए थे। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सबसे पहले इन चारों में से सबसे पहले कौन आया, तो आई सिंह। इन चारों में से सबसे बाद में कौन आया, तो युआन च्वांग, और 6th सेंचुरी में सुंग यूंग। फाहियान के बारे में बिल्कुल याद रखिएगा, फाहियान से बहुत क्वेश्चन आता है, ये 5th सेंचुरी में भारत आए थे। तो इसके साथ हमारा चौथा क्वेश्चन हो गया। अब हम 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है द चालुक्यन रूलर पुलकेशिन्स विक्ट्री ओवर हर्षा वाज इन द ईयर। तो ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ये है 618। चालुक्यन शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष था। हर्ष को उन्होंने 1618 ईस्वी में हराया था। और ये सवाल क्यों पूछा गया, तो मैं आपको बता दूं कि ये बहुत रिसेंटली, मतलब ये 2000 सवाल में क्वेश्चन हुआ था, उसी समय के आसपास ये तिथि निर्धारित हुई थी। तो हो सकता है ये सवाल इसलिए पूछा गया हो।
कुछ पुरातत्व जो अवशेष है उनके आधार पे 618 ईस्वी उसी समय के आसपास डिसाइड किया गया था। इसके बाद हम बढ़ेंगे छठे क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, इसमें एक और चीज है, मैं आपको बता दूं कि ये जो युद्ध हुआ था पुलकेशिन और हर्ष के जो युद्ध हुए थे इनके बीच में, ये हुआ था नर्मदा नदी के तट पे। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिए, नर्मदा नदी के तट पे ये युद्ध हुआ था और इसमें 1618 ईस्वी में पुलकेशिन ने हर्ष को हराया था। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। द अर्लीस्ट रेफरेंस ऑफ द यूज ऑफ मैग्नेटिक कॉम्पास इन इंडियन सीज वॉज बाई। चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय सागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा दी गई? तो ये मिला आपको सदरुद्दीन मोहम्मद औफी। सदरुद्दीन मोहम्मद औफी ने एक टेक्स्ट कलेक्शन किया था, एक बुक लिखा था या कंपाइल किया था, जिसका नाम था जवामी उल हिकायत। जवामी उल हिकायत। और मैं आपको बता दूं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये उत्तराखंड के भी पीएससी में भी ऐसा क्वेश्चन, ये तो नहीं आता ऐसा क्वेश्चन, उसमें जवामी उल हिकायत के बारे में पूछा गया था। तो जवामी उल हिकायत को बेसिकली कंपाइल किया था सदरुद्दीन मोहम्मद औफी ने, और इसमें इन्होंने मैग्नेटिक कंपास का जिक्र किया था, और ये सबसे पहला जिक्र है जो कि पता चलता है हमें। और ये जवामी उल हकीकत जो मोहम्मद औफी ने लिखा था, वो तब लिखा था जब दिल्ली के सुल्तान उस समय इल्तुतमिश थे। इल्तुतमिश, तो इससे आपको याद रखने में आसानी होगी। इल्तुतमिश के समय जवामी उल हिकायत लिखा गया था, इसे लिखा था सदरुद्दीन मोहम्मद औफी, और इसमें मैग्नेटिक कंपास का सबसे पहला जिक्र हुआ था भारतीय महासागर के अंदर। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है तो इंपॉर्टेंट, ये कई बार पूछे जाते हैं, मोस्टली सिविल सर्विसेज में नहीं बट दूसरे एग्जाम से पूछे जाते हैं, बट ये आप याद कर लीजिएगा। ये फर्स्ट ट्रू आर्क इन सल्तनत मेमोरियल कुड बी सीन इन। प्रथम वास्तविक मेहराब को आर्क बोलते हैं, किस सल्तनत कालीन स्मारक में दर्शातित है? तो ये है इसका आंसर, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, टुम्ब ऑफ बलबन। बलबन का जो मकबरा है उसमें ये हमें देखने को मिलता है मेहराब, जो कि सल्तनत काल का पहला था। बिल्कुल। 8वां क्वेश्चन है, ये सिविल सर्विसेज का फेवरेट टॉपिक है, सूफी, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, सूफी धर्म, ये सब सिविल सर्विसेज का फेवरेट टॉपिक है, तो इसलिए मैं इसे इंपॉर्टेंट ही बोलूंगा। हालांकि ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं एक बार। द मोस्ट ऑर्थोडॉक्स सूफी ऑर्डर वाज। अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय कौन सा था? तो देखिए यहाँ 4 नाम दिए गए, चिश्ती, नक्शबंदी, सुहरावादी और कादिरी। ये चारों जो है इंडिया के बहुत फेमस सूफी संप्रदाय हैं। तो इनमें से सबसे ज्यादा कट्टरपंथी कौन था, अति कट्टरपंथी? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है बी, सुहरावर्दी। अब क्वेश्चन जो इनसे पूछे जाते हैं तो मैं आपको एक लिस्ट दिखा देता हूं सूफी ऑर्डर्स के। देखिए, चिश्ती, सुहरावर्दी जो कि सबसे ज्यादा कट्टरपंथी था, फिर कादरी, नक्शबंदी, फिरदौसी, रशानिया, अकबर के समय ये रशानिया हुआ, महादावी, ऋषि, कलंदरिया, शतरी। तो ये सब कुछ फेमस सूफी ऑर्डर्स हैं, सूफी संप्रदाय। देखिए, जो सूफी संप्रदाय हैं वो 2 भागों में डिवाइडेड हैं। एक है बा शारा और एक है बे शारा, बी ए बा और बी ई बे। बा शारा जो है वो इस्लामिक लॉ को फॉलो करते हैं। बे शारा जो है वो सिर्फ इस्लामिक लॉ तक लिमिटेड नहीं है, वो इस्लामिक लॉ से अलग भी कुछ फॉलो करते हैं। तो बा शारा, बे शारा आप याद करेंगे, और ये उनके नाम है सूफी संप्रदाय के। अगर आपको चाहिए तो आप वीडियो एक बार पॉज करके देख सकते हैं, उनके संस्थापक, फाउंडर का नाम, उनका प्रिंसिपल, ये सब आप पढ़ सकते हैं। एक बार वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा, मे भी कभी आपको ये हेल्प मिल जाएगा। और इंडिया के अंदर ये 4 सूफी, ये जो चारों नाम दिए हैं, ये इंडिया के अंदर ही पनपे बढ़े हैं। तो इंडिया के हिसाब से ये 4 सूफी जो संप्रदाय हैं, इनके बारे में आप थोड़ा सा जान लेंगे तो बेटर रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, द प्योर सिल्वर रुपया वाज इशूड बाई। शुद्ध चांदी का रुपया का आविष्कार किसने किया? पहले किसने इशू किया था? तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, इसका आंसर है बी, और इसको आप याद कर लीजिएगा क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। तो शेर शाह ने इशू किया था पहला चांदी का सिक्का रुपया नाम से। एग्जैक्टली इसका जो नाम उन्होंने रखा था, अब नाम मैं आपको बताता हूं, टंका ए मिसिया, बड़ा ही नाम है, ए शेर शाही। टंका ए मिसिया ए शेर शाही इसका नाम था। आइए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इतने नॉर्मली सिविल सर्विसेज में इतना ऑर्थोडॉक्स टाइप से क्वेश्चन नहीं पूछते, फिर भी इसका आंसर सॉल्व कर लेते हैं। मैच द फॉलोइंग टेक्स्ट विद देयर ऑथर्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये काफी, देखिए ये इधर 4 टेक्स्ट दिए हुए हैं और ये इनके ऑथर के नाम दिए हैं, इनको मैच करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 का आंसर है वो है ए, और अभी मैं बताता हूँ A1 का 3, मतलब हकैक अल हिंद अब्दुल वाहिद
बिलगामी द्वारा लिखा हुआ था। बी का 1 यह अखलाक जो है तहहीदुल अखलाक इब्न मिस्कवाय और कुंजल तिजार, सी का है 4 और डी का 2। तो आप चाहें तो इसे याद कर सकते हैं। थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स टाइप से क्वेश्चन है, इतना टिपिकल क्वेश्चन आता नहीं है नॉर्मली सिविल सर्विसेज में, कुछ तो पॉपुलर रहता है तो ही आता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। द प्रिंसली स्टेट ऑफ भगत वाज एनेक्स्ड टू द ब्रिटिश इन। फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे आईएएस, यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीएससी सब में कुछ ना कुछ इस क्वेश्चन से, मतलब इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो मैं जो भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे मैं आपको इनडायरेक्टली अभी बता देता हूं। देखिए पहले क्या है इसका, तो पहले थे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जो कि गवर्नर जनरल थे इंडिया के, डलहौजी ये एक नियम लेके आए जिसका कि नाम था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इस सिद्धांत के अंदर क्या था कि अगर किसी राजा का संतान नहीं है, मतलब राजा निसंतान है, उसका बायोलॉजिकल सन नहीं है, तो उस राज्य को ब्रिटिश जो है एनेक्स कर लेंगे, मतलब ब्रिटिश अपने साम्राज्य में मिला लेंगे। अगर उसका बायोलॉजिकल सन नहीं है तो बायोलॉजिकल सन मतलब कोई गोद लिया हुआ बेटा है तो उसको नहीं मानेंगे, अडॉप्टेड सन को नहीं मानेंगे। और तो ये था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। मैंने बायोलॉजिकल का स्पेलिंग गलत लिख दिया था, वही मैं कह रहा था क्या गलत हो रहा है, बायोलॉजिकल सन। तो इस सिद्धांत से लॉर्ड डलहौजी ने बहुत सारे राज्यों को अनेक्स किया था। पहला सवाल तो यह आता है कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के सिद्धांत से डलहौजी ने पहला राज्य कौन सा एनेक्स किया, पहला राज्य कौन सा हड़पा था। तो जो पहला राज्य हड़पा गया था इस सिद्धांत के तहत वो था सत्तारा। इसे आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही हॉट क्वेश्चन है सिविल सर्विसेज का। ये 1848 में हड़पा था लॉर्ड डलहौजी ने। अब सवाल की तरफ बढ़ते हैं, भगत को कब एनेक्स किया था, भगत को कब ब्रिटिश राज्य में विलय किया था। तो भगत को 1850 में लॉर्ड डलहौजी ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। अब मैं एक लिस्ट बना देता हूं जो दूसरे राज्य थे उनको कब कब इन्होंने, जयपुर जो दूसरा सेकंड जो इसने अनेक्स किया था, जयपुर एंड संबलपुर, और ये किया था इन्होंने 1848 में सत्तारा, 1849 में जयपुर संबलपुर। भगत जो कि अभी हमने बताया, भगत 1850 में इन्होंने अधिकार किया, 1850 में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के हिसाब से। उसके बाद उदयपुर को इन्होंने जीता था 1852 में। फिर झांसी जो कि बहुत ही फेमस है, आपको याद होगा झांसी की रानी ने एक बच्चे को गोद लिया था, दामोदर को, लेकिन डलहौजी ने उसे उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और झांसी को उसने अपने अधिपत्य में ले लिया। तो झांसी को, यह भी सवाल आता है, झांसी को कब डलहौजी ने अपने साम्राज्य में मिलाया था। तो 1853 में ब्रिटिशर्स ने अपने साम्राज्य में विलय कर लिया था, 1853। उसके बाद जो है नागपुर को 1854 में मिला लिया ब्रिटिशर्स ने अपने साम्राज्य में। अब एक और सवाल है लॉर्ड डलहौजी से। लॉर्ड डलहौजी का जो कार्यकाल था वो था 1848 से 1856। एक सवाल यह पूछा जाता है कि 1857 का जो विद्रोह था उस समय गवर्नर जनरल कौन थे। तो 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। डलहौजी के ठीक बाद, डलहौजी 1856 में गवर्नर जनरल पद छोड़ा, तो उसके बाद लॉर्ड कैनिंग जो है गवर्नर जनरल बने और 1857 का जो युद्ध हुआ था लॉर्ड कैनिंग के ही समय हुआ था। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 है, थोड़ा सा धुंधला हो रहा था, हु अमंग द फॉलोइंग पार्टिसिपेटेड इन द सॉल्ट सत्याग्रह ऑफ गांधी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेट पीसीएस और सिविल सर्विसेज के हिसाब से इस पे क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो देखिए सवाल यह है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था। अब यहाँ 4 नाम दिए गए हैं, सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय, उपयुक्त में से सभी। तो इसका जो आंसर है ऑल ऑफ दीज, ये चारों जो नाम है। सरोजिनी नायडू तो बहुत ही फेमस है, इनको सब पता है कि सॉल्ट सत्याग्रह में थी, बट ये राजकुमारी अमृत कौर और कमला देवी चट्टोपाध्याय ये भी सॉल्ट सत्याग्रह में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अब मैं थोड़ा सा सॉल्ट सत्याग्रह के बारे में बता दूं जो कि क्वेश्चंस में अक्सर आते हैं। देखिए सॉल्ट सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था, गोल क्या था। तो इसका उद्देश्य था कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज। इसी के लिए सॉल्ट सत्याग्रह चलाया गया था, इंडिपेंडेंस। और ये कैसे हुआ था, तो गांधी जी साबरमती आश्रम से दांडी गए और दांडी में जाके इन्होंने
नमक बनाया और नमक के कानून को तोड़ा। गांधी जी साबरमती आश्रम से निकले थे 12 मार्च को, ये डेट सारा याद कर लीजिएगा, मैं जो बोलता हूँ 12 मार्च 1930 को निकले थे और दांडी पहुंचे 5 अप्रैल को पहुंचे, 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे और अगले दिन 6 तारीख को 6 अप्रैल को सुबह 6 बजे 6 अप्रैल 1930 को सुबह 6 या 7 बजे के आसपास इन्होंने नमक बनाया और नमक के कानून को तोड़ा। इस ट्रैवलिंग में गांधी जी को लग गए टोटल 24 दिन, 24 डेज। ये डेज भी बीपीएससी वगैरह में पूछ रहे थे। 24 दिन में उन्होंने ये मार्च किया, साबरमती से दांडी पहुंचे और गांधी जी के साथ 78 फॉलोअर्स, 78 फॉलोअर्स गए थे। ये भी आप याद कर लीजिएगा, 78 फॉलोअर्स गांधी जी के साथ गए थे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। द पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज ड्राफ्टेड बाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इससे सवाल आते हैं। तो अब देखिए, पाकिस्तान रेजोल्यूशन है, इसे लाहौर रेजोल्यूशन बोलते हैं, लाहौर रेजोल्यूशन, दोनों इसी के नाम है, लाहौर रेजोल्यूशन और पाकिस्तान रेजोल्यूशन। तो सवाल है, पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो फ्रेंड्स, यहां जो जेपीएससी का ऑफिशियल आंसर है वो है बी, सिकंदर हयात खान। बट इसका जो सही आंसर है, जहां तक मैंने पढ़ा है, इसका सही आंसर ये नहीं है, सिकंदर हयात खान नहीं है। अभी मैं आपको बताता हूं। देखिए, ड्राफ्ट मतलब किसने उसकी रूपरेखा तैयार की, किसने उसको कंपाइल किया, लिखा, शुरुआती किसने इसको उसकी रूपरेखा दी। तो देखिए, इसको लिखा था रिटेन एंड प्रिपेयर्ड बाई, मैं लिख देता हूं रिटेन एंड प्रिपेयर्ड बाई। तो जिसने इसको प्रिपेयर किया था, लिखा था, वो थे मोहम्मद जाफरुल्लाह खान, जाफरुल्लाह खान। इन्होंने इसको ड्राफ्ट किया था और इसको उस रेजोल्यूशन में प्रेजेंट किसने किया था? तो ये प्रेजेंटेड बाय जो है, प्रेजेंटेड बाय वो थे ए के फजलुल हक, फजलुल हक। तो देखिए, यहां पे फजलुल हक भी था, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फजलुल हक होना चाहिए था। चलिए, इन्होंने इसको पहले तो रिटर्न और प्रिपेयर नहीं किया था बट प्रेजेंट किया था, तो इनका फाइनल जो एसेंट था इन्होंने ही दिया, तो एके फजलुल हक भी इसका ऑप्शन कर सकते थे। बट जेपीएससी ने सिकंदर हयात खान लिखा है, पता नहीं कैसे, मुझे पता नहीं, ये ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पे ये चीजें आप याद कर लीजिए, जैसे रिटर्न और प्रिपेयर किया था जफरुल्लाह खान के द्वारा और प्रेजेंट किया था एके फजलुल हक। और एके फजलुल हक को बता दूं, ये उस समय बंगाल के प्राइम मिनिस्टर थे, उस समय प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, बंगाल के ये प्राइम मिनिस्टर थे और ये मुस्लिम लीग के मेंबर थे। अब जो जेपीएससी ने जो आंसर दिया सिकंदर हयात खान, उनके बारे में आपको बता दूं, जो सिकंदर हयात खान थे, ये बेसिकली मुस्लिम लीग से थे ही नहीं, ये यूनियनिस्ट पार्टी से थे, यूनियनिस्ट पार्टी से। बट इन्होंने जिन्ना के साथ एक मीटिंग करके मुस्लिम लीग के साथ, इनके जो मेंबर्स थे यूनियन लीग को, उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ भी जुड़ने के लिए बोला था। बट इनका जो पेरेंट पार्टी था यूनियनिस्ट पार्टी थी और ये जो थे पंजाब के प्राइम मिनिस्टर थे, पंजाब के प्राइम मिनिस्टर थे उस समय। तो इनका लाहौर रेजोल्यूशन से कुछ भी लेना देना नहीं था, बट जेपीएससी ने ये बी आंसर बताया है। एक और क्वेश्चन है, एक और मैं आपको जानकारी के बताता हूं, ये लाहौर रेजोल्यूशन को पाकिस्तान रेजोल्यूशन तो बोलते हैं, बट इस रेजोल्यूशन में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं हुआ था, इस वर्ड का प्रयोग नहीं हुआ था। आइए अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सीधा है, बट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दूसरे स्टेट वाले भी पूछते हैं। तो देख लीजिए, द ब्रिटिश मोनार्क एट द टाइम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वाज, भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज थे, अंग्रेजों के महाराज जो उस समय ब्रिटिश राजा थे वो थे किंग जॉर्ज 6 थे। तो इनको लास्ट एम्पेयर ऑफ इंडिया भी कह सकते हैं हम, लास्ट एम्पेयर ऑफ इंडिया, क्योंकि जो अंग्रेज ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ रूल करते थे वो राजा के नाम पे करते थे, तो जॉर्ज 6 उस समय के राजा थे, तो ये लास्ट एम्पेयर ऑफ इंडिया हो गए एक तरीके से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, माउंट बेटन प्लान जून 1947। देखिए, माउंट बेटन ने 2 प्लान दिए थे, एक अप्रैल या मई में दिया था, उसको जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस ने रिजेक्ट किया, तो फिर उन्होंने दूसरा प्लान बनाया 3 जून को, वो जून 1947 प्लान कहते हैं। तो इसके अंदर क्या है, प्रोवाइडेड फॉर अ रेफरेंडम, उन्होंने एक रेफरेंडम की पेशकश की थी, प्रस्तावना दिया था, विन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंसेस, किस प्रोविंस में रेफरेंडम के लिए इस प्लान के तहत बताया था। इसे हिंदी में पढ़ लेंगे। माउंट बेटन योजना जून 1947 ने निम्नलिखित में से किस या किन प्रांतों में लोक निर्णयार्थ संतुति की थी, मतलब रेफरेंडम जो है, रेफरेंडम का प्रोविजन किस में था। तो बीपीएससी का जो ऑफिशियल आंसर है वो मैं आपको पहले बताता हूं। बीपीएससी का ऑफिशियल आंसर है डी, उपयुक्त में से सभी। बट इसका ये आंसर सही नहीं है जहां तक मैं समझता हूं। इसका देखिए, 1947 का जो जून 1947 का प्लान था, उसमें उन्होंने 2 प्रोविंसेस को रेफरेंडम के लिए बोला था, एक नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और जो दूसरा प्रोविंस था वो था सिलहट जो कि असम में है।
तो इन दो प्रोविंसों में ही सिर्फ, या इन दो जगहों पे ही सिर्फ रेफरेंडम के लिए बोला गया था। इसमें आंसर जो है इसका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस देना चाहिए था, और वही होता। देखिए यहां दिया हुआ है उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, इसका आंसर ये होना चाहिए था, बट जेपीएससी ने ऑल ऑफ दिस दिया है। तो आप देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको और बता दूं कि 1947 का जो माउंटबेटन का प्लान है उससे भी सवाल पूछे जाते हैं। तो उसके मूल जो प्रस्तावना थे वो क्या थे? तो 2 राज्य बनेंगे, 2 देश बनेंगे, एक इंडिया एक पाकिस्तान, और इनको डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। डोमिनियन स्टेटस की बात कही थी, 2 इंडिपेंडेंट नेशन बनेंगे। और इसका जो दूसरा प्रस्तावना था कि 2 जगहों पे रेफरेंडम होगा, रेफरेंडम, एक तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, दूसरा सिलहट में। और इन्होंने एक और चीज बताया था कि एक बाउंड्री कमीशन बनेगा, बाउंड्री कमीशन, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बाउंड्री को डिमार्केट करेगा, मतलब इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्री की रेखा खींचेगा। तो ये जो बाउंड्री कमीशन बना था, इसके जो चेयरमैन थे वो थे रेड क्लिफ। तो ये इसके अध्यक्ष थे, जिन्होंने इसे, इसलिए ये जो इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्री है उसे रेड क्लिफ लाइन भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके साथ हमने 15 क्वेश्चन जो कि हिस्ट्री से संबंधित थे, जेपीएससी में आए थे, उसको हमने सॉल्व कर लिया। इसके बाद 8-9 क्वेश्चन और है, बट वो इंडिया से नहीं, मतलब पर्टिकुलरली झारखंड से रिलेटेड है, तो उसको अभी हम सॉल्व नहीं करेंगे, उसको फिर किसी अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैं इस वीडियो के लेंथ को ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहता हूं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट जरूर कीजिएगा, और साथ ही बताइए कि मैं इस सीरीज को कैसे कंटिन्यू करूं, और आपके जो सुझाव है वो भी दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।